और स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के लिए जनरल स्टडीज़ के तहत हम ये भारतीय संविधान का पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, और ये सीरीज चल रहा है। तो इसमें हम जो आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 21 के बारे में। तो अनुच्छेद अगर हम 1 की बात करें तो जो कि भाग 1 में है और जिससे प्रारंभ होता है कि, और ये बताया गया है कि अनुच्छेद 1 में कहता है कि जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है उसके बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि इंडिया यानी भारत, यानी इसे भारत के दो नाम बताए गए हैं, इंडिया और भारत दोनों। शुरुआत किया गया है इंडिया, और हिंदी में कहा जाए तो इंडिया अर्थात भारत। ये जो है राज्यों के समूह से नहीं बल्कि राज्यों का संघ होगा, ये बताया गया है। तो यहाँ पे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला है देश का नाम भारत, जिसे इंडिया भी कहा गया है, और दूसरा यहाँ पे जो शासन पद्धति है वो संघात्मक प्रकार की होगी, ये बताया गया है। यानी कि जो भारत का जो भारत बना है ये राज्यों के समूह से नहीं बल्कि राज्यों के संघ से बना है। यानी कि इस संदर्भ में भारत जो है अमेरिका से अलग है। अमेरिका में क्या है, राज्यों का संघ है जिनको विभाजित होने का शक्ति प्राप्त था जब वहाँ गृह युद्ध नहीं हुआ था तब तक, अब ऐसा नहीं है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये यूनिक चीज़ है कि भारत जो है ये राज्यों का संघ होगा, यानी कि राज्य आपस में संघात्मक रूप में कार्य करेंगे और इनको अलग होने का कोई भी पावर नहीं है। हाँ, इनके नक्शे उक्से में, इनके क्षेत्रफल में, इनके नाम में चेंज करने का केंद्र सरकार के पास पावर होगा। और जो भारतीय क्षेत्र हैं इसको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला राज्यों के क्षेत्र, यानी कि जो राज्य है उसका अपना क्षेत्र होगा, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब जितने भी राज्य हैं उनका खुद का क्षेत्र। दूसरा संघ क्षेत्र, यानी कि पूरा भारत। तीसरा ऐसे क्षेत्र जिनको किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, वो भारत का क्षेत्र माना जाएगा। अनुच्छेद 1 में इसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 11 की बात करें तो अनुच्छेद 11 जो है नागरिकता से संबंधित है, और इसमें ये इसमें लिखा गया है, कहा गया है कि संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के, इसके साथ साथ नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकता है अनुच्छेद 11 के तहत। यानी कि नागरिकता कोई कैसे प्राप्त कर सकता है या कोई कैसे समाप्त किसी की नागरिकता की जा सकती है, इसके बारे में, या नागरिकता से संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो जो हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को अधिकार प्रदान करता है कि वो कुछ भी कर सकता है, यानी कि नागरिकता के संबंध में विधि बना सकता है। तो इसी संबंध में 1955 में संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम बनाया गया, जो कि नागरिकता के अर्जन और समाप्त होने के बारे में उपबंधित करता है। और इस तरह देखा जाए तो ये जो अधिनियम है नागरिकता अधिनियम 1955, उसमें अब तक 5 बार संशोधन किया जा चुका है। पहली बार किया गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में, दूसरी बार 1992 में, तीसरी बार 2003 में, चौथी बार 2005 में, और पांचवी बार 2019 में, जब थोड़ी सी विवाद हो गया था, जिसे CAA कहा जाता है, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट। तो अनुच्छेद 11 के तहत ही जो नागरिकता अधिनियम 1955 बना था उसमें संशोधन किया गया था 2019 में, जो कि 5वां नागरिकता संशोधन अधिनियम था, जिसे 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया, और 10 जनवरी 2020 से यह अधिनियम प्रभावी हुआ था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। और अगर हम बात करें कि नागरिकता का अर्जन कैसे किया जा सकता है, तो नागरिकता अधिनियम जो 1955 में बनाया गया था उसके तहत नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें हैं। पहला है जन्म से, यानी कि जो भारत में ही जन्मा हो वो भारत का नागरिक है। दूसरा वंशानुगत, और तीसरा है कि पंजीकरण के माध्यम से, चौथा है प्राकृतिक माध्यम से, और पांचवा है किसी भी राज्य को देश में सम्मिलित किए जाने पर वो भारत का नागरिक हो जाएगा। और नागरिकता की समाप्ति की अगर हम बात करें तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें ये संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। पहला है स्वैच्छिक त्याग, दूसरा बर्खास्तगी के द्वारा, और तीसरा है वंचित करने के द्वारा। यानी कि 3 कारणों से किसी भी आदमी की नागरिकता जा सकती है। पहला है स्वैच्छिक त्याग, यानी कोई अपने आप त्याग कर दे कि भाई हम
उस देश में शिफ्ट हो गए, अब यहाँ की नागरिकता हम त्याग कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा। दूसरा ये कि बर्खास्त कर दिया गया उसको। और तीसरा है वंचित करने के द्वारा। तो ये था अनुच्छेद 11 के बारे में। और अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, यानी कि जीवन के अधिकार से संबंधित है, और ये हमारा मौलिक अधिकार है। जो जीवन का अधिकार है ये मौलिक अधिकार है। और तो ये जो अनुच्छेद 21 है ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी के भी जीवन को प्रभावित नहीं किया जाएगा। और कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि इनमें से कौन से जो मुद्दे हैं वो मौलिक अधिकार में शामिल हैं या जीवन के अधिकार में शामिल हैं। तो ये जो जीवन के अधिकार में, यानी कि अनुच्छेद 21 में जो कुछ कुछ मामले जिनको जोड़ा गया, जैसे कि निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार और महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, तो ये सभी जो है जीवन का अधिकार है। और ये अनुच्छेद 21 के तहत भी इसको शामिल किया गया है। और ये सब आया था कब? वर्ष 1978 में एक मेनका मामला आया था, उसके तहत लगभग 25 से 26 ऐसे विषयों को जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। अगर उसकी हम बात करें तो जो पहला है जो जीवन के अधिकार में शामिल है वो है कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, ये जीवन के अधिकार में शामिल है। इसके अलावा स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार और हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, ये हमारा मौलिक अधिकार है और जीने के अधिकार में शामिल है। तो जैसा कि बताया 26 मामले हैं, देख लें अगर आगे तो जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है। आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और इसके लिए अलग से एक 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। तो उसके तहत अनुच्छेद 21A बना दिया गया, जिसमें घोषणा की गई कि जो राज्य है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। इसी के तहत आगे है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। अगर आपके साथ कुछ भी दिक्कत होता है या आप अगर अपना वकील नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं तो ये सरकार का दायित्व है कि आपको वह निःशुल्क कानूनी सहायता आपको प्रदान करे। इसके अलावा अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, ये भी जीवन के अधिकार में शामिल है। त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, ये सभी जो हैं, जो बता रहा हूँ आपको, ये मौलिक अधिकार हैं या जीवन का अधिकार में शामिल हैं। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार और देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है और ये मौलिक अधिकार आपके जीवन के अधिकार में आता है। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है और जीवन के अधिकार में शामिल है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है। और राज्य के बाहर न जाने का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है। इसके अलावा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार में शामिल है। इसके अलावा सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, ये सभी जो हैं ये मौलिक अधिकार में शामिल है। यानी कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार में शामिल है या नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 में ये सभी शामिल हैं जीवन के अधिकार में। तो ये था अनुच्छेद 1, 11 और 21 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपके काम आए एसएससी सीजीएल में। और अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।